और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में सीटेट के इम्तिहान में परिचय अव्वल और परिचय दुव्वम यानी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो पेडागॉजी पूछी जाती है, यानी पेपर 1 के लिए 15 मार्क्स की पेडागॉजी पूछी जाती है और पेपर 2 के लिए 15 मार्क्स की पेडागॉजी पूछी जाती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पेडागॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप बआसानी के साथ पेडागॉजी के हिस्से से 12 ता 14 मार्क्स लाने में कामयाब रहेंगे। यानी अगर आप कम से कम ये वीडियो को देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, आखिरी दर्जा यही है कि आप इस वीडियो के ज़रिए इसको समझने के साथ आप वहाँ पर अच्छे से अप्लाई करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम 10 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। यानी आप इसको यूँ समझें कि उर्दू पेडागॉजी मैराथन, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेडागॉजी है आपको सीटेट, टीएस टेट और एपी टेट के लिए बहुत ही अहम है। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें आमोजिश यानी लर्निंग। अब देखें आमोजिश लर्निंग किसे कहते हैं। देखें आमोजिश लर्निंग के माने सीखने के हैं। बच्चा मदरसा जाकर, लाइब्रेरी जाकर, मस्जिद जाकर, मकतब जाकर जो ज़ुबान सीखता है आमोजिश कहलाता है। इस तरीक़े को रस्मी तरीक़ा भी कहते हैं। देखिए बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। वहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि आमोजिश किसे कहते हैं, तो आमोजिश के माने ही यही हैं कि आमोजिश के माने लर्निंग के हैं। यानी आमोजिश इंग्लिश में हम उसको लर्निंग कहेंगे, उसके माने अगर देखें तो सीखने के हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। आमोजिश, देखिए आमोजिश जो है रस्मी तरीक़ा है, मदरसे के ज़रिए सीखते हैं इसको, मकतब के ज़रिए, मस्जिद और मंदिर के ज़रिए, लाइब्रेरी के ज़रिए। उसके बाद देखें इक्तिसाब। देखिए आमोजिश और इक्तिसाब में फ़र्क है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। इक्तिसाब, आमोजिश, इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी के साथ 1 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद देखें इक्तिसाब। ये इक्तिसाब किसे कहते हैं, तहसील किसे कहते हैं। यानी इक्तिसाब और तहसील दोनों एक ही है। एक्विजिशन इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। देखें घर में जो ज़ुबान बोली जाती है, यानी घर के बड़ों की ज़ुबान सुनकर बच्चा जो नकल करता है इक्तिसाब कहते हैं। यानी फ़ितरी तौर पर ये ज़ुबान बोलता है। देखिए आपको यहाँ पर दोनों में फ़र्क महसूस हो रहा होगा। यानी दोनों में जो फ़र्क है रस्मी, यानी इसको हम रस्मी तरीक़ा कहेंगे। ये जो है ज़ुबान फ़ितरी तौर पर सीखेगा। इक्तिसाब जो ज़ुबान है वो फ़ितरी तौर पर सीखेगा, यानी घर में बड़ों से सुनकर। अगर वही आमोजिश यानी आपको लर्निंग सीखना है तो आपको मदरसा जाना पड़ेगा, मकतब जाना पड़ेगा, मस्जिद, मंदिर या फिर लाइब्रेरी के ज़रिए। लेकिन इक्तिसाब जो अमल है ये घर के बड़ों से जो बच्चा सीखता है यानी नकल करता है उसी को हम इक्तिसाब कहेंगे, तहसील कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यानी ये फितरी तौर पे होता है। देखिए और ये यानी फितरी तौर पे होता है, ये घर के बड़ों से सीखता है। इसी को हम पहली ज़ुबान या फिर मादरी ज़ुबान कहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इक्तिसाब यानी मादरी ज़ुबान, पहली ज़ुबान जो फितरी तौर पर बच्चा सीखता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं।
उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस्तिखराई तरीक़ा। अब देखें, ये एक जदीद तरीक़ा है। इस तरीक़े में पहले मिसाल दी जाती है, फिर क़वायद बतलाए जाते हैं, यानी मालूम से नामालूम की तरफ। देखिए ये पॉइंट बहुत ही अहम है, क्योंकि इस्तिखराई इंडक्शन मेथड और डिडक्शन मेथड जो हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखें इस्तिखराई तरीक़ा किसे कह रहे हैं। ये एक जदीद तरीक़ा है। कौन सा तरीक़ा? इस्तिखराई तरीक़ा। इस तरीक़े में पहले मिसाल दी जाती है। देखें, इस तरीक़े में पहले मिसाल दी जाती है, फिर क़वायद बतलाए जाते हैं, यानी मालूम से नामालूम की तरफ। इस तरीक़े को जदीद तरीक़ा भी कहा जाता है। ये एक बेहतरीन तरीक़ा है। देखिए वहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ये एक बेहतरीन तरीक़ा है, यानी टीचिंग के लिए कौन सा रहेगा भाई? इंडक्शन मेथड, इस्तिखराई तरीक़ा। इसको हम जदीद तरीक़ा भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इस्तिखराई तरीक़े के बारे में जानते हैं। अगर आप इस्तिखराई तरीक़े के बारे में जान लेंगे तो दोनों में फ़र्क क्या है वो आप आसानी से समझ जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर देखें कि इसको हम जदीद तरीक़ा कह रहे हैं। मालूम से नामालूम की तरफ, पहले मिसाल फिर क़वायद, यानी पहले क़वायद नहीं बतलाए जा रहे, बच्चे को पहले मिसाल दी जा रही, उसके बाद क़वायद बयान किए जा रहे हैं। उसके बाद देखें आप मिसाल से उसूल की तरफ, यानी पहले मिसाल बयान की जाएगी, उसके बाद उसूल बयान किए जाएंगे। कौन से तरीक़े में? इस्तिखराई तरीक़े में। सवाल आपको दे दिया जाएगा कि मिसाल से उसूल की तरफ कौन से तरीक़े में बतलाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इस्तिखराई तरीक़ा, इस्तिखराजी तरीक़ा, और कोई दो तरीक़े दे दिए जाएंगे कौन से भी। तो आपको वहाँ पर यही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, यानी इस्तिखराई तरीक़ा। चलिए अब इस्तिखराजी तरीक़े की जानिब बढ़ते हैं। इस्तिखराजी तरीक़ा जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखें इस्तिखराजी तरीक़ा किसे कह रहे हैं? डिडक्शन मेथड। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिडक्शन मेथड। देखिए ये पेडागॉजी इंग्लिश में भी काम में आ सकती है। शर्त यह है कि आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है और उर्दू भी बेहतर है तो आप आसानी के साथ वो कर सकते हैं। ये एक क़दीम तरीक़ा है। इस तरीक़े में पहले क़वायद बतलाए जाते हैं और बाद में मिसाल, यानी नामालूम से मालूम की तरफ, उसूल से मिसाल की तरफ। देखें ये तरीक़ा और वो तरीक़े में यही फ़र्क है। वहाँ मालूम से नामालूम की तरफ, यानी इस्तिखराई तरीक़े में मिसाल से उसूल की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखिए नामालूम से मालूम की तरफ और उसूल से मिसाल की तरफ, इस तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो तरीक़ा है, यानी कौन सा तरीक़ा? इस्तिखराजी तरीक़ा, ये एक क़दीम तरीक़ा है। देखिए ठीक है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस्तिखराजी तरीक़ा ये एक क़दीम तरीक़ा है। पहले क़वायद बयान किए जाते हैं इसमें, उसके बाद मिसाल पेश की जाती है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप नामालूम से मालूम की तरफ ले जाया जाता है, यानी आपको मालूम ही नहीं मालूम की तरफ ले जाए, ना मालूम से मालूम की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ज़ुबान की महारतें। अब ज़ुबान की महारतें कौन सी है? देखिए इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लैंग्वेज स्किल। पहला है देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब यहाँ पर आप इसको अच्छे से जहन में रखना होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़ुबान की बुनियादी महारतें कौन सी है। ये तो रही ज़ुबान की महारतें, लेकिन बुनियादी महारतें कौन सी है पूछा जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा सुनना और बोलना, यानी लिजनिंग, स्पीकिंग। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी स्किल। उसके बाद देखें सुनना और पढ़ना कबूल करने की महारत है। देखिए सुनना और पढ़ना, आप सुनेंगे
और पढ़ेंगे तो ये कबूल करने की महारत है। देखिए, आप सुनने से भी आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा, आपके पढ़ने से भी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा, उसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में रिसेप्टिव स्किल, ठीक है ना। उसके बाद देखें, बोलना और लिखना इजहार करने की महारत है। देखिए, बोलना और लिखना इजहार करने की महारत है, सुनना और पढ़ना कबूल करने की महारत है। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव स्किल, एक्सप्रेसिव स्किल, प्रोड्यूस स्किल, ठीक है ना। उसके बाद देखें, बोली और ज़ुबान। बोली और ज़ुबान में क्या फ़र्क है, देखें यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इम्तिहान शिफ्ट वाइज में हो रहे हैं, यकीनन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखें कि बोली और ज़ुबान में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बोली को समझ लेते हैं। बोली का दायरा महदूद होता है और ये ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल है। देखिए, बोली का जो दायरा है वो बिल्कुल महदूद होता है, ये ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल है। ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो आपका आंसर रहेगा बोली, ठीक है ना। अल्फाज नहीं बल्कि पहले बोली रहेंगे। उसके बाद देखें, यानी ज़ुबान सीखने के लिए सबसे पहले बोली का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अलग अलग इलाक़े क़स्बे में अलग अलग बोली बोली जाती है, यानी ये इलाक़े के हद तक ही महदूद होती है। बोली घर में और इलाक़े से सीखी जाती है, इसके लिए क़वाइद और उसूल की ज़रूरत नहीं, इसके लिए क़वाइद और उसूल की ज़रूरत नहीं। तो अब ज़ुबान के लिए, बोली के लिए और कोई दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपका काम यही है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी बोली के लिए क़वाइद और उसूल की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बोली यानी ज़ुबान की ये इब्तदाई शक्ल है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल क्या है, सवाल पूछा जा सकता है, तो ज़ुबान की जो इब्तदाई शक्ल है वो है बोली, ठीक है ना। उसके बाद देखें, बोली एक यानी बोली का जो दायरा है वो बिल्कुल महदूद होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, पिछले स्लाइड में हमने जाना कि बोली क्या है, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि ज़ुबान क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ज़ुबान, ज़बान, बोलियों के मजमूए का नाम ज़ुबान है। अभी हमने देखा कि बोली क्या है, अब यहाँ पर बोलियों के मजमूए का नाम, यानी जो बोली बोली जा रही है उसका जो मजमुआ होता है उसका ही नाम ज़ुबान कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखें, बातचीत करने, एहसासात, जज्बात, तजुर्बात, ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। देखिए, बातचीत करने, एहसासात, अपने जज्बात ज़ाहिर करने का ये एक वसीला है, क्या है भाई, ज़ुबान, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज़, थाट एंड फीलिंग। उसके बाद देखें, समाजी तामुलात का नतीजा, यानी समाज से जुड़े रहने का ये एक बेहतरीन तरीक़ा है, यानी किसके ज़रिए हम समाज से जुड़े रह सकते हैं, ज़ुबान के ज़रिए। देखिए, ज़ुबान में क़वाइद और उसूल दोनों होते हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। हमने बोली में देखा कि जो बोली है उसमें क़वाइद और उसूल दोनों की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़ुबान में क़वाइद और उसूल दोनों का लिहाज रखा जाता है। अब देखें, सूरत के एतबार से ज़ुबान के यहाँ पर देखें दो हिस्से हैं, यहाँ पर देखें आपको दिख रहा होगा, एक है ज़ाहिरी सूरत, दूसरा है मानवी सूरत। ज़ाहिरी सूरत क्या है, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिंटेक्स, यानी जुमले का स्ट्रक्चर देना, तरतीब से लिखना। देखिए, जुमला तरतीब से लिखना यानी कोई भी एक जुमला है उसको आप तरतीब देना, उसी को हम कहेंगे ज़ाहिरी सूरत। दूसरा है मानवी सूरत, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे मॉर्फोलॉजी, रिलेटेड टू मीनिंग फॉर्म, यानी इसमें मीनिंग रहेगी, मानवी सूरत रहेगी, इसी को हम यानी माने जिसमें रहेंगे उसको हम मानवी सूरत कहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, ज़ुबान की 3 किस्में हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसको आप अच्छे से
जहन में रखें। ज़बान की कितनी किस्में हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब रहेगा 3। तो एक एक कर कर हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो आसान सा सवाल भी पूछ लिया जाता है कि ज़ुबान की कितनी किस्में हैं। तो अब देखें, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लें ये तो आसानी के साथ 1 मार्क्स यहाँ पर से भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर इशारों की ज़ुबान, यानी इशारों के ज़रिए ज़ुबान। उसके बाद है अलामतों की ज़ुबान, यानी यहाँ पर इशारों की ज़ुबान, साइन लैंग्वेज, अलामतों की ज़ुबान यानी राइटिंग लैंग्वेज, राइटन लैंग्वेज यानी लिखत में। उसके बाद ओरल लैंग्वेज यानी आवाज़ों की ज़ुबान। अभी जो मैं आपसे बात यानी वीडियो के ज़रिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ या फिर वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ये वही है। देखिए, यानी ज़ुबान की जो किस्में हैं उनमें से ये एक किस्म है। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं इशारों की ज़ुबान यानी साइन लैंग्वेज। तो चलिए पहले साइन लैंग्वेज क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस्म के आज़ा की हरकत, यानी जिस्म के जो आज़ा है हरकत यानी हरकत देकर ज़ुबान की नशोनुमा का, यानी आप इसको यूँ समझिए कि ज़ुबान, ये इशारों की ज़ुबान उसे कहते हैं जिस्म के आज़ा के हरकत, यानी जिस्म के आज़ा को हरकत में देते हुए ज़ुबान को ज़ाहिर करना। और ये ज़ुबान की नशोनुमा का पहला हिस्सा है। देखिए, ज़ुबान की नशोनुमा का पहला हिस्सा कौन सा है? तो आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आवाज़ों की ज़ुबान या फिर अलामतों की ज़ुबान या फिर इशारों की ज़ुबान। तो हमारा आंसर यही रहेगा कि ज़ुबान की नशोनुमा का जो पहला हिस्सा है वो इशारों की ज़ुबान है। देखिए, इशारों की ज़ुबान के 3 तरीक़े होते हैं। पहले तो हमने जाना कि यहाँ पर आपने देखा कि ज़ुबान की 3 किस्में हैं। अब ज़ुबान की जो 3 किस्में हैं, पहली जो किस्म है इशारों की ज़ुबान, उसके फिर 3 किस्में हैं। उसको हम जान लेते हैं कौन से हैं। देखिए यहाँ पर बसरी यानी आँखों से देखते हैं। मिसाल के तौर पर चेहरा, आँख, हाथ, यानी ये नज़र आने वाली। देखिए, क्लास में टीचर इंटर हो गए तो बच्चों ने देखा खाली बसर यानी आँख से देखा, चेहरा, आँख, हाथ वगैरह वगैरह। उसके बाद देखें समात यानी इशारों की आवाज़ को जिनको हम सुनते हैं। मिसाल के तौर पर दस्तक देना, यानी घर के कोई बाहर आकर दरवाज़े पर बेल मार रहे हैं समझिए, या फिर कुंडी मार रहे हैं या फिर दस्तक दे रहे हैं। घंटी बजना, स्कूल की घंटी जो बजती है ये भी एक समात ही करते हैं हम। जैसा कि अब यहाँ पर चुटकी बजाना, चुटकी बजाकर अपनी बात को ज़ाहिर करते हैं। ये कौन सी ज़ुबान में है? इशारों की ज़ुबान है, और इशारों की ज़ुबान में ये समात है। ठीक है ना। उसके बाद देखें लिम्स, इसको क्या बोलेंगे भाई? छू कर इशारा करना, कोहनी मारना, हाथ दबाना। देखिए, छू कर इशारा करना, जैसा कि बच्चे पूरे बात कर रहे थे, टीचर क्लास में इंटर हो गए। इंटर होने के बाद बच्चे एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि टीचर आ रहे, टीचर आ गए। ठीक है ना। और कोई दोस्त सो के है बेंच के ऊपर, यानी बेंच के ऊपर सर रख कर, तो उसको यूँ कोहनी से मारकर उठा के बतलाना कि भाई टीचर आ गए, यानी लिम्स के ज़रिए छूकर या फिर हाथ दबाकर। बहरहाल इसी को हम कहेंगे लिम्स। ये तमाम इशारों की ज़ुबान में आते हैं। देखिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें क्योंकि नीचे ऊपर हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अलामतों की ज़ुबान, यानी आप जैसा कि यहाँ पर देखें, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिटन लैंग्वेज। किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक ख़ास अलामत या मानी में इस्तेमाल किया जाए या फिर किया जाने लगता है तो वो लफ्ज़ या आवाज़ उस मानी के लिए अलामत बन जाता है और तहरीर की शक्ल ले लेता है। देखिए, इसको अच्छे से समझें। किसी लफ्ज़ या आवाज़ को, कोई लफ्ज़ है या फिर आवाज़ है, जब एक ख़ास अलामत यानी कोई ख़ास अलामत या फिर मानी में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वो लफ्ज़ या आवाज़ उस माने के लिए अलामत बनाते हैं और तहरीर की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि तहरीरी शक्ल ज़ुबान की एक मुस्तकिल शक्ल है। देखिए, तहरीरी जो शक्ल है ज़ुबान की एक मुस्तकिल शक्ल है। मुस्तकिल शक्ल कौन सी है?
सवाल पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब रहेगा अलामतों की ज़ुबान। देखें, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि रिटन लैंग्वेज इज़ मोर स्टेबल क्रिएटेबल देन द ओरल लैंग्वेज। ये इंग्लिश में भी सवाल पूछा जाता है, यानी इंग्लिश की पेडागोजी में। इसको आप अच्छे से जहन में रखें, ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में काम आएगा। उसके बाद देखें आवाज़ की ज़ुबान यानी ओरल लैंग्वेज, ये एक इक्तिसाबी अमल है। देखें, आवाज़ों की जो ज़ुबान है ये एक इक्तिसाबी अमल है जिसे हम सुनकर सीखते हैं। हमने देखा कि इक्तिसाबी अमल क्या है, घर के बड़ों से हम जो ज़ुबान सीखते हैं उसी को हम इक्तिसाब कहेंगे, और जो लर्निंग है यानी आमोजिश या फिर रस्मी ज़ुबान, ये हम मदरसे और लाइब्रेरी से सीखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि मादरी ज़ुबान और मियारी ज़ुबान। देखें, मादरी ज़ुबान और मियारी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान किसे कहते हैं, मियारी ज़ुबान किसे कहते हैं। मादरी ज़ुबान फितरी तौर पर सीखते हैं। देखिए, मादरी जो ज़ुबान है यानी घर में जो बोली जाती है वो फितरी तौर पे सीखते हैं, आपको कोई सिखाते नहीं, यानी आप सुनकर नकल कर कर आप वो ज़ुबान बोलते हैं। मादरी ज़ुबान बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग़ देती है। देखिए, जो मादरी ज़ुबान होती है वो बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें होती है वो उसको फ़रोग़ देती हैं। और इस बात को आप अच्छे से ज़हन में रखें कि मादरी ज़ुबान एक भी यानी एक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ़ मादरी ज़ुबान एक ही होगी, बल्कि मादरी ज़ुबान दो भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे के वालिद मोहतरम एक रियासत से उनका ताल्लुक़ है और कोई दूसरी रियासत से उनके वालिदा का ताल्लुक़ है, यानी बच्ची के वालिद और वालदा का अलग अलग स्टेट से अलग अलग रियासत से अगर ताल्लुक़ है तो बच्चा यहाँ पर दो ज़ुबानें सीखेगा। लेकिन आम तौर पर मादरी ज़ुबान हम घरेलू ज़ुबान को ही कहेंगे, लेकिन मादरी ज़ुबान में दो ज़ुबानें भी हो सकती हैं। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद देखें, मादरी ज़ुबान एक से ज़ायद भी हो सकती है। देखिए, मादरी ज़ुबान जो है एक से ज़ायद हो सकती है। अभी हमने देखा RTE 2009 के मुताबिक बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देने का हक़। देखिए, RTE 2009 में ये बात की गई, यानी RTE 2009 के मुताबिक बच्चों को मुफ्त तालीम देना और लाजमी यानी मुफ्त और लाजमी तालीम देना है, यानी उनका ये हक़ है। ये डेट भी आप अच्छे से जहन में रखें कि ये 1 अप्रैल 2010 को इस RTE एक्ट को मंजूर किया गया था। देखिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि मादरी ज़ुबान में तालीम का हक़ आर्टिकल, यानी मादरी ज़ुबान जो हम पढ़ा रहे हैं आर्टिकल कौन सी वो कौन सी आर्टिकल है जिसके तहत मादरी ज़ुबान पढ़ाई जाती है, तो आर्टिकल 350 है। देखिए, मादरी ज़ुबान फितरी तौर पर माहौल के ज़रिए सीखते हैं, ये गैर रस्मी है। देखिए, हमने पहले ही जाना कि भाई मादरी जो ज़ुबान होती है ये फितरी तौर पर यानी माहौल के ज़रिए घर के बड़ों के ज़रिए सीखते हैं, और ये एक गैर रस्मी अमल है। उसके बाद देखें मियारी ज़ुबान। मियारी ज़ुबान उसको हम इंग्लिश में या देखें तो टारगेट लैंग्वेज कहेंगे, सेकंड लैंग्वेज कहेंगे। देखें, यहाँ पर इसको दूसरी ज़ुबान भी कहा जाता है। देखिए, मियारी जो ज़ुबान है उसको दूसरी ज़ुबान भी कहा जाता है। बच्चा तकरीबन 4 साल तक अपनी मादरी ज़ुबान सीख जाता है। देखिए, बच्चा 4 साल तक तकरीबन अपनी जो मादरी ज़ुबान होती है वो सीख जाता है। जब पहली बार वो स्कूल जाता है तो तकरीबन 5000 अल्फाज को वो जानता है। देखिए, जब बच्चा पहली मर्तबा स्कूल में कदम रखता है, स्कूल में कदम रखने से पहले बच्चा जो मादरी ज़ुबान होता है यानी मादरी जो ज़ुबान है उसके तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें
कि ज़ुबान की नशोनुमा में बच्चा दो तरह की ज़ुबान बोलता है। देखिए, ज़ुबान की नशोनुमा यानी ज़ुबान की नशोनुमा को अगर फ़रोग़ देना है तो बच्चा देखिए दो तरह की ज़ुबान बोलता है, एक अनापरस्त, दूसरा है समाजी। ज़बान का इस्तेमाल ख़ुद को मुखातिब करने के लिए, यानी ज़बान का जो इस्तेमाल करता है वो ख़ुद को मुखातिब करने के लिए कहता है यानी करता है, यानी अनापरस्त इसको कहेंगे, यानी ईगोसेंट्रिज़म, जो कि जीन पियाजे इसको कहते हैं। साइकोलॉजी में हमने पढ़ा होगा कि जीन पियाजे इसी को अनापरस्त, ईगोसेंट्रिज़म यानी ज़ुबान का इस्तेमाल ख़ुद को मुखातिब करने के लिए। उसके बाद देखें समाज यानी समाजी, दूसरों को मुखातिब करने के लिए। देखें नोम चॉम्स्की के मुताबिक, नोम चॉम्स्की क्या बयान कर रहे हैं, ये एक लिंग्विस्टिक थे, आप इनको अच्छे से पढ़े हैं। हर बच्चा ज़ुबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है, इसको बेहतर से बेहतर माहौल फराहम करना चाहिए। देखिए, नोम चॉम्स्की कह रहे हैं कि हर बच्चा ज़ुबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है, उसको बेहतर से बेहतर माहौल फराहम करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जीन पियाजे और वाइगाट्स्की क्या कह रहे हैं। पियाजे के मुताबिक देखें, दिमाग एक कोरी स्लेट के मानिंद होता है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। ये किसने कहा था, यानी ये कौन से माहिर नफ्सियात ने कहा था बोलकर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि दिमाग एक कोरी स्लेट के मानिंद होता है। अब इसके माने क्या हैं? देखिए, पियाजे के मुताबिक ये है कि दिमाग एक काली स्लेट के जैसा होता है। अब यहाँ पर सीखेगा कैसा बच्चा? हवा से, कमसा से, यानी सेंस आर्गन से, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द, जिसको हम कहते हैं सेंस आर्गन, उससे बच्चा सीखता है। ये कौन कर रहे हैं? जीन पियाजे, यानी आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द, यानी कॉग्निटिव के ज़रिए बच्चा ज़ुबान सीखता है, ये कह रहे हैं जीन पियाजे। वाइगाट्स्की की देखें, यानी वाइगाट्स्की की यहाँ पर बात करें, वाइगाट्स्की के मुताबिक बच्चा ज़ुबान समाजी राब्ते से सीखता है। वाइगाट्स्की कह रहे हैं कि बच्चा जो ज़ुबान है समाज के राब्ते से सीखता है, इसीलिए वाइगाट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। उसके बाद देखें पावलो और स्किनर के मुताबिक, पावलो और स्किनर के मुताबिक देखें तो इनका कहना है कि बच्चा मश्क के ज़रिए सीखता है, नकल के ज़रिए सीखता है, रटने के ज़रिए सीखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सुनने और पढ़ने की महारत दूसरे के ख़यालात को समझने से होती है। यहाँ पर ता आ गया, इसको आप नज़रअंदाज करें, होती है। इसको तहसीली या अग़्ज़ महारत, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा है, यानी इससे पहले। उसके बाद देखें तामीरी महारत। तहसीली या अग़्ज़ महारत किसे कहते हैं? आपको सवाल पूछा जा सकता है। सुनने और पढ़ने की महारत या फिर दूसरों के जो ख़यालात को समझते हैं उसी को तहसीली या अग़्ज़ महारत कहते हैं। देखिए, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, लिसनिंग एंड रीडिंग, इसी को हम रिसेप्टिव स्किल या तहसीली या अग़्ज़ी महारत कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तामीरी महारत, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ अपनी बात और अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाना, उन्हें मुतासिर करना तामीरी महारत कहलाता है। और तख्लीक़ी महारत, क्रिएटिविटी स्किल, दोनों सेम है, यानी दोनों सेम से मुराद तामीरी महारत और तख्लीक़ी महारत दोनों सेम ही हैं। देखिए, बोलने और लिखने की जो महारत है वो तामीरी महारत होती है, उस यानी उसके ज़रिए बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ अपनी बात और अपने ख़यालात, अपनी जो बात है, अपने जो ख़यालात है वो दूसरों तक पहुंचाना, उन्हें मुतासिर करना तामीरी महारत कहलाता है। और क्रिएटिविटी स्किल भी जो है, यानी तख्लीक़ी महारत, ये भी तामीरी महारत के जैसी ही है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ुबान की 4 बुनियादी महारतें। देखिए, ज़ुबान की
कितनी महारतें हैं, यानी बुनियादी महारतें पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए एक एक कर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें ज़बान की 4 बुनियादी महारतें। पहला है सुनना यानी समात। समात से मुराद सुनना लफ्ज़ों की बुनियाद पर। देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि सबसे पहले है ज़ुबान की 4 बुनियादी महारतें। पहला है सुनना यानी समात करना, लफ्ज़ों की बुनियाद पर समात करते हैं। उसके बाद देखें साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। देखिए पहले तो लफ्ज़ों की बुनियाद पर, उसके बाद साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। उसके बाद देखें इसकी जो हैं 2 सूरतें होती हैं। पहली तामुलाती समात, दूसरा गैर तामुलाती समात। तामुलाती समात क्या है? 2 लोग डायरेक्ट बात करना यानी आमने सामने या फिर मोबाइल के ज़रिए। देखिए जब आमने सामने बात करेंगे तो एक दूसरे से मुखातिब रहेंगे, यानी कुछ देर के लिए एक बंदा बात करेगा, कुछ देर के लिए दूसरा। मोबाइल फ़ोन में भी देखिए कुछ सवाल होंगे तो कुछ जवाब होंगे, ठीक है। अब गैर तामीलाती समात किसे कह रहे हैं? देखिए रेडियो लेक्चरर, एक ही तरफ से बात को सुनना। गैर तामुलाती समात किसे कह रहे हैं? एक ही तरफ से बात करना, जैसा कि रेडियो, यानी आप उसको सुन सकते खाली। उसके बाद है देखिए बोलना यानी स्पीकिंग। बोलना दूसरी बुनियादी महारत है। देखिए इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि सुनना पहली महारत है, बोलना दूसरी बुनियादी महारत है और ये तख्लीक़ी महारत है। सवाल आपको पूछा जा सकता है कि तख्लीक़ी महारत किसे कहते हैं? मुतालिए को, बोलने को, सुनने को या फिर तहरीर करने को? तो हमारा जवाब रहेगा तख्लीक़ी महारत बोलने को, यानी बोलना वहाँ पर आपको नज़र आएगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखें मुतालिया यानी रीडिंग, ये तीसरी महारत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। देखें पढ़ने के 3 अज्ज़ा हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। मुतालिए के कितने अज्ज़ा हैं सवाल पूछा जा सकता है। तो मुतालिए के जो हैं 3 अज्ज़ा हैं। पहला देखें छुपी हुई अलामत को पहचानना। देखिए छुपी हुई जो अलामत है यानी कोई भी एक अलामत है उसको आप पहचानना। देखिए मुतालिए के 3 यानी 3 हुई अलामत को पहचानना, उसके बाद आवाज़ पैदा करना और आखिर में है ख़यालात को समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें आखिरी ये हिस्सा रहा, यानी अभी हमने जाना कि ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। पहला है सुनना यानी समात करना, दूसरा है बोलना, तीसरा मुतालिया करना। और मुतालिए में हमने देखा कि मुतालिया यानी पढ़ने के 3 अज्ज़ा थे। छुपी हुई अलामत को पहचाना, उसके बाद दूसरा आवाज़ को पैदा करना और तीसरा है ख़यालात को समझना। तो अब हम जानेंगे कि लिखना या फिर तहरीर करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राइटिंग, यहाँ पर देखें ये राइटिंग और स्पीकिंग तख्लीक़ी महारत में आती है। ये तामीराती महारत है। मख़सूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का नाम लिखना है। देखिए मख़सूस आवाज़ों को तहरीर में लिखना, यानी कोई भी फ़े बोल के है समझिए, उसको हम क्या कर रहे हैं लिख रहे, यानी एक मख़सूस वर्ड है उसको फ़े, यानी उसी को तहरीर करना, उसका नाम लिखना। फ़े ये ऐसा लिख दिए क्या है मालूम नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि आवाज़ों को तहरीर करना, शक्ल देना और नाम लिखना। मख़सूस आवाज़ों को तहरीर करना, शक्ल देना और नाम लिखना, इसी को हम कहेंगे लिखना या फिर तहरीर करना। तो देखिए पहले भी हमने जाना था कि सुनना और पढ़ना कबूल करने की महारत यानी रिसेप्टिव स्किल है, और बोलना और लिखना इजहार करने की महारत है। तो देखें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझा कि ज़ुबान की नशोनुमा में बच्चा किस तरह की ज़ुबान बोलता है और ज़ुबान की यानी मादरी ज़ुबान और मियारी ज़ुबान में फ़र्क क्या है, आवाज़ों की पहचान या और उसके बाद ज़ुबान की कितने क़िस्में हैं, ये तमाम चीज़ें हमने जाना। तो चलिए अब हम देखते हैं लिखने या फिर लिखना सिखाने का तरीक़ा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखें, लिखना सिखाने के 3 तरीक़े होते हैं, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो अबजदी तरीक़ा, मॉन्टेसरी का तरीक़ा, पिस्तालोजी का तरीक़ा, इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बासानी के साथ 1 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखें अबजदी तरीक़ा, इसका दूसरा नाम है रिवायती तरीक़ा और इस तरीक़े को क़दीम तरीक़ा भी कहते हैं। देखिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। इंडक्टिव मेथड, यानी इंडक्टिव मेथड हमने देखा था, वहाँ पर क्या था इंडक्टिव मेथड में? हमने इंडक्टिव मेथड में देखा था कि मिसाल के ज़रिए क़वाइद सिखलाए जा रहे थे। देखा ना भाई, इस्तिक़राई तरीक़ा यानी मिसाल देकर या फिर मालूम से नामालूम की तरफ लेकर जा रहे थे। पहले मिसाल बतलाई जा रही थी, फिर क़वाइद बतलाए जा रहे थे। पहले मिसाल बतलाई जा रही थी, उसके बाद उसूल की तरफ लेकर जाया जा रहा था, वो था इस्तिक़राई तरीक़ा, उसको जदीद तरीक़ा कहते हैं। लेकिन इस्तिक़राजी जो तरीक़ा था वो एक क़दीम तरीक़ा है। उसी तरीक़े से देखें अबजदी जो तरीक़ा है ये भी एक क़दीम तरीक़ा है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। इस्तिख़राजी तरीक़ा जो हमने पहले पढ़ा, यानी इस्तिख़राजी तरीक़ा वहाँ पर पुराना मेथड था, ओल्ड मेथड था। यहाँ पर भी जो अब जदीद तरीक़ा है इसको हम रिवायती तरीक़ा कहेंगे, क़दीम तरीक़ा कहेंगे। तो चलिए इसको आप यूँ जहन में रखें कि अब जदीद तरीक़े को, यानी जो अब जदीद तरीक़ा है उसको हम रिवायती तरीक़ा भी कहेंगे, क़दीम तरीक़ा भी कहते हैं। तो देखें, बच्चों को हुर्फ़ लिखना फिर हुर्फ़ मिलाकर लिखना सिखाया जाता है। देखिए, बच्चों को पहले तो हुर्फ़ लिखना सिखाया जाता है। हुर्फ़ लिखना जैसे ही बच्चे सीख जाते हैं उसके बाद हुर्फ़ से हुर्फ़ मिलाकर लिखना सिखाना, उसी को हम बोलेंगे अबजदी तरीक़ा, रिवायती तरीक़ा या फिर क़दीम तरीक़ा। मिसाल के तौर पर बच्चे ने सीखा वाव, यानी वाव की शक्ल क्या है, उसकी आवाज़ कैसे निकाली जाती है, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं और उसकी शक्ल कैसी है। उसके बाद बच्चे ने सीखा ज़ाल, उसके बाद बच्चे ने सीखा नून। तो इन तीनों का मजमुआ, यानी बच्चा इन तीनों को जोड़कर लिखता है तो यहाँ पर अल्फाज बन जाता है। बच्चों को हुर्फ़ लिखाना फिर हुर्फ़ मिलाकर लिखना सिखाना, इसी को अबजदी तरीक़ा, रिवायती तरीक़ा और क़दीम तरीक़ा इसी को कहेंगे। उसके बाद देखें मॉन्टेसरी का तरीक़ा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब मॉन्टेसरी का तरीक़ा किसे कह रहे हैं? लकड़ी के ज़रिए या कोई मॉड्यूल के ज़रिए बच्चे को सिखाना। देखें, लकड़ी के टुकड़े करना, उसकी एक शक्ल बनाना, यानी कोई भी एक लकड़ी ले लीजिए उसकी शक्ल बनाना। यहाँ पर मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। लकड़ी के ज़रिए इसको काट कर कोई भी हुर्फ़ की शक्ल देना, फिर उंगली फेर कर सिखाना। देखिए, मॉड्यूल के ज़रिए बच्चों को सिखाना मॉन्टेसरी का तरीक़ा कहलाता है। लकड़ी के ज़रिए या फिर लकड़ी को काट कर कोई एक हुर्फ़ की शक्ल दे देना और बच्चों को उस पर उंगली फेरने के लिए कहना। बच्चा जो मॉड्यूल है, लकड़ी जो काट कर हुर्फ़ बतलाए गए थे उसको अपने जहन में महफूज कर लेगा, उससे सीखेगा। उसी तरीक़े को बोलेंगे कि मॉन्टेसरी का तरीक़ा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी जो तरीक़ा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखें पिस्तालोजी का तरीक़ा। देखिए, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। 3 तरीक़े में से एक तरीक़ा पूछा जाएगा। हो सकता है एक शिफ्ट में ना पूछे, लेकिन दूसरे तीसरे शिफ्ट में कहीं पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है। पिस्तालोजी का तरीक़ा, ये तरीक़ा देखें, इस तरीक़े में लिखने की शुरुआत लाइनें खींचकर करवाई जाती हैं। देखिए आप छोटे बच्चों की अगर बुक लेकर देखें तो ऐसे डैश 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 यहाँ पर ऐसा देगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसको मिलाना सीखेगा। यानी ये समझिए अलिफ है, बच्चे को ऐसा मिलाने के लिए कहेंगे, उससे अलिफ बनेगा, उसको आदत पड़ जाएगी, यानी इसी तरीक़े से वो सीखेगा। इसको बच्चे मिलाकर लिखना सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर एरो मार्क जो दिख रहा है इसको ऐसा मिला लेंगे, यहाँ पर सीन है इसको ऐसा मिलाएंगे,
यहाँ पर ये सर्किल जो है इसको ऐसा मिला लेंगे, तो इससे बच्चे यानी लिखना सीखेंगे। इसी को हम पिस्तालोजी का तरीक़ा कहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुतालिए की 3 किस्में हैं, टाइप्स ऑफ रीडिंग। देखें, कंफ्यूज मत होइए। मुतालिए रीडिंग यानी रीडिंग के हम वहाँ पर पहले 3 अज्जा पढ़े थे, अब यहाँ पर किस्में पढ़ रहे हैं। अज्जा अलग है, किस्में अलग है। मुतालिए के 3 किस्में हैं और 3 अज्जा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम मुतालिए की किस्में देखते हैं। पहला है, माफ़ी चाह रहा हूँ, मुतालिए के यानी रीडिंग के देखें, पढ़ने के 3 अज्जा हैं। मुतालिए के अगर किस्में देखें तो 4 हैं। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। इसकी 4 किस्में हैं। पहला है देखें सरसरी मुतालिया। देखिए सरसरी तौर पर आप मुतालिया कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर किताब है या फिर अखबार है, डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे आप, बल्कि सरसरी तौर पर अखबार है, हेडिंग देख लिए, इसी को हम बोलेंगे सरसरी मुतालिया। उसके बाद देखें अमीक़ और वसी का मुतालिया, यानी इबारत के हर पहलू पर गौर करना। इबारत जो होती है उसके हर पहलू पर आप गौर से पढ़ रहे हैं, उसी को हम अमीक़ और वसी मुतालिया कहेंगे। उसके बाद देखें स्कैनिंग का मुतालिया। इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि स्कैनिंग इक़्तिबास के किसी ख़ास मालूमात की खोज के मकसद से मुतालिया करना। मिसाल के तौर पर आप देखें, आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे, मिसाल के तौर पर सीटेट का आप जो इम्तिहान होने वाला है, सीटेट जब आप इम्तिहान देने जाएंगे तो आप अपना वहाँ पर हाल टिकट नंबर्स तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन आप अपना हाल टिकट नंबर गौर व फिक्र से देखेंगे, यानी स्कैन करेंगे, यानी जट ऐसा रफली देखेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको अपना हाल टिकट नंबर वहाँ पर नज़र आएगा तो आप रुक जाएंगे, या फिर तारीख देखें, नाम या फिर फार्मूला। यहाँ पर मैं मिसाल भी दिया कि भाई हाल टिकट, इसी को हम कहेंगे स्कैनिंग। उसके बाद देखें बुलंद ख़वानी और ख़ामोश मुतालिया। देखें ये काफ़ी हमें, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि बुलंद ख़वानी और ख़ामोशी मुतालिया। बुलंद ख़वानी कहाँ पे की जाती है और ख़ामोश ख़वानी यानी ख़ामोशी मुतालिया कहाँ पे किया जाता है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, इससे तलफ़ुज़ और मानी का पता चलता है। यानी आप जब बुलंद ख़वानी करते हैं, आवाज़ से पढ़ते हैं, उससे तलफ़ुज़ और माने दोनों का पता चलता है। उसके बाद देखें और ये इब्तिदाई जमातों में, यहाँ पर देखें और ये इब्तिदाई जमातों में इस तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्राइमरी लेवल पर ये तरीक़े को इस्तेमाल किया जाता है, यानी बुलंद ख़वानी को। उसके बाद देखें ख़ामोश मुतालिया। ये देखें हाई लेवल पर क्या है, यानी समझना और लुत्फ़ अंदोज़ होना। कोई देखें कोई मज़ाहिया कलाम पढ़ रहे हैं आप, यानी मज़ाहिया मज़मून पढ़ रहे हैं, अकेले में है या फिर क्लास में ही है, आपको कह दिया गया कि खामोश ख़ानी के ज़रिए खामोशी का मुतालिया यानी खामोशी से मुतालिया कर लीजिए, तो आप पढ़ेंगे, उसी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, यानी पहले समझेंगे उसके बाद लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो देखें मुतालिए की जो किस्में हैं वो 4 हैं। देखिए अच्छे से जहन में रखें, मुतालिए की जो किस्में हैं कितने हैं, 4 हैं। लेकिन मुतालिए रीडिंग पढ़ने के अज्जा कितने हैं, अगर आपसे अज्जा पूछ लें तो 3 कहेंगे आप, यानी वहाँ पर 3 को, वहाँ पर ऑप्शन जो नज़र आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर किस्में पूछ लें मुतालिए की, देखें 3 अज्जा हैं। मुतालिए की अगर किस्में पूछ लें तो मुतालिए के 4 किस्म हैं या किस्में हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड लैंग्वेज यानी दूसरी ज़ुबान, हमने देखा कि उसको हम टारगेट लैंग्वेज कह रहे हैं। दूसरी जो ज़ुबान है उसको हम मदरसे के ज़रिए सीखेंगे, यानी मदरसा जाकर सीखेंगे। तो दूसरी ज़ुबान की आमोज़िश के मराहिल, यानी कौन कौन से मराहिल है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, देखिए। तो चलिए हम देखते हैं। फितरी तौर पर या गैर रस्मी तरीक़े से आस पास के माहौल से बोली जाने वाली मादरी ज़ुबान है
ये इक्तिसाब कहलाता है। यानी ये पहले भी हमने देखा कि फ़ितरी तौर पर या गैर रस्मी तरीक़े से, यानी वहाँ पर कोई क़वाइद नहीं होते, उसूल नहीं होते, वो जो दूसरी यानी पहली जो मादरी ज़ुबान हम सीखे उसी को हम कह रहे हैं इक्तिसाब। अब रस्मी तरीक़े से उस्ताद के ज़रिए, लाइब्रेरी के ज़रिए, मदरसे से ज़ुबान को सीखना, यानी मदरसा जाकर ज़ुबान सीखना दूसरी ज़ुबान की आमोज़िश कहलाता है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। रस्मी तरीक़े के 5 मराहिल। अब देखें रस्मी तरीक़े के 5 मराहिल है। सवाल आपको पूछा जा सकता है कि रस्मी तरीक़े के कितने मराहिल है, तो आपका जवाब रहेगा 5। तो चलिए हम एक एक कर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है देखिए खामोश या तहसीली मराहिल। देखें यहाँ पर खामोश या तहसीली मराहिल। देखें आमोज़गार नई ज़ुबान को सीखने के लिए उस ज़ुबान के अल्फाज को सीखने वक्त देता है, नई ज़ुबान में ज़ुबान का इजहार नहीं करता। देखिए आप वो टारगेट लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं यानी दूसरी ज़ुबान, तो सबसे पहले यानी आमोज़िश यानी सीखने वाला आमोज़िशगार नई ज़ुबान को सीखने के लिए उस ज़ुबान के जो अल्फाज होते हैं उसको सीखने के लिए वक्त देता है। मिसाल के तौर पर अपनी ज़ुबान है, देखिए मादरी ज़ुबान उर्दू, हमें उर्दू आती है। अब हमें जब इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी आमोज़गार हम ही है समझिए, नई ज़ुबान हमें सीखना है तो हम क्या करेंगे, अल्फाज सीखेंगे। अल्फाज कौन से, ABCD, उसको सीखने के लिए वक्त देंगे। नई ज़ुबान का इजहार नहीं करता, यानी आपको ज़ुबान ही नहीं आ रही, आप ज़ुबान का इजहार कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद देखें इब्तिदाई तैयारी। अल्फाज को सीखने के साथ कुछ अल्फाज और मुहावरों की अदायगी करता है जो पिछले सीखे हुए अल्फाज से मिलकर बनते हैं। देखिए इब्तिदाई तैयारी में क्या होता है, पहले हमने देखा कि खामोश या तहसीली मराहिल में पहले वो ABCD सीखेगा, उसके बाद जो अल्फाज है वो मुहावरों में अदा करने की कोशिश करेगा, यानी जो पिछले सीखे हुए अल्फाज है उसको मिलाकर मुहावरों में इस्तेमाल करेगा, जुमलों में इस्तेमाल करेगा, यानी जो अल्फाज यहाँ पर सीख रहा था जब मिलाना सीख जाएगा उन्हीं अल्फाज को जुमलों में या फिर मुहावरों में इस्तेमाल करेगा। उसी को इब्तिदाई तैयारी कहेंगे, यानी पहली तैयारी समझिए। उसके बाद है तकरीर की इब्तिदा। अब तकरीर की इब्तिदा किसे कहते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज में कई हज़ार अल्फाज जमा हो जाते हैं। देखिए पहले तो खामोश या तहसीली मराहिल में सीखने यानी आमोज़गार सीखने के लिए जो ज़ुबान के अल्फाज है उसको सीखता है, यानी उसको वक्त देता है, वहाँ पर ज़ुबान का इजहार नहीं कर सकता। अब इब्तिदाई तैयारी में हमने देखा कि अल्फाज को सीखने के साथ कुछ अल्फाज यानी जो लफ्ज़ होते हैं वो मुहावरों में अदा भी करता है, यानी पिछले जो सीखा है अल्फाज उसको मुहावरों में अदा करता है। अब तकरीर की इब्तिदा में अगर हम देखें तो ज़ख़ीरा अल्फाज में कई हज़ार अल्फाज जमा हो जाते हैं, वो छोटे छोटे जुमले बनाने लगता है, दूसरी ज़ुबान से जुड़ने लगता है। देखिए दूसरी ज़ुबान से कब, तकरीर की इब्तिदा में, यानी तीसरे हिस्से में। यहाँ पर देख सकते हैं आप ज़ख़ीरा अल्फाज में कई हज़ार अल्फाज जमा हो जाते हैं। पहले तो बच्चा क्या करा, ज़बान सीखने के लिए वो जो अल्फाज होते हैं उसको सीखने के लिए वक्त दिया। इब्तिदाई तैयारी में क्या करा, अल्फाज को सीखने के साथ कुछ अल्फाज जो सीखा था वो मुहावरों में अदा करने लगा। अब जब अल्फाज कई हज़ार उसके पास जमा हो गए, वो सीख लिया, तो तकरीर की इब्तिदा यानी ज़ख़ीरा अल्फाज में कई हज़ार अल्फाज जमा हो जाते हैं, वो छोटे छोटे जुमले बनाने लगता है, दूसरी ज़ुबान से जुड़ने लगता है। उसके बाद देखें इब्तिदाई रवां। आमोज़गार दूसरी ज़ुबान में सोचना और इजहार ख़याल करना शुरू करता है और पेचीदा जुमलों की तरसील की शुरुआत करता है। देखिए इब्तिदाई रवा में आमोज़गार जो है, जो दूसरी ज़ुबान होती है उसमें
थिंकिंग यानी सोचना भी शुरू करता है, इजहार ख़याल भी करना शुरू करता है, और जो पेचीदा जुमला होते हैं उसकी तरसील करना भी शुरू करता है। उसके बाद आखिरी जो हिस्सा है देखें, रस्मी तरीक़े के जो 5 मराहिल में से आखिरी जो मरहला है वो है रवानी। मुसलसल रवानी, समाजी तामुलात, ज़ुबान की नुमाइश। देखिए रवानी में क्या है, मुसलसल रवानी, समाजी तामुलात और ज़ुबान की नुमाइश होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अब मुख्तसर टॉपिक रह गए हैं, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। उसके बाद देखें TLM यानी तदरीसी व आमोजिश मवाद, तदरीसी आलात, ठीक है ना। तदरीसी व आमोजिशी मवाद भी कहते हैं, तदरीसी आलात कहते हैं। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखें यहाँ पर तदरीस आमोजिश के लिए अमल यानी आमोजिश के अमल को मौसूर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसको TLM कहा जाता है। देखिए तदरीसी आमोजिश अमल को मौसूर बनाने के लिए यानी बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए जिन वसाइल का यानी जिन वसीले का, मिसाल के तौर पर चाक पीस, डस्टर या फिर आपके पास कोई TLM मॉड्यूल है समझिए, तो उससे क्या होता है, आमोजिश यानी जो सीखने वाला है वो बेहतर तौर पर सीखता है। तो आगे देखते हैं। TLM से तुलबा की तवज्जो मरकूज़ होती है और मुअल्लिम का काम आसान हो जाता है। देखिए आपको सवाल पूछा जा सकता है कि TLM किसके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप वहाँ पर ऐसा आंसर कर देंगे कि भाई बच्चे के लिए, तो आप आसानी के साथ 1 मार्क्स गड़े में डाल दीजिए, जैसा समझिए, ठीक है ना। तो TLM जो है तुलबा के लिए भी तवज्जो का मरकूज़ है और मुअल्लिम का काम भी आसान करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें निसाबी किताब को TLM का बुनियादी जुज़ माना जाता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। देखिए निसाबी किताब को TLM का बुनियादी जुज़ माना जाता है। बुनियादी जुज़ बोल रहा हूँ मैं, जूस कोई फ्रूट का जूस नहीं बता रहा हूँ, जूस बोल रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक भी हो रहा तो समझिए आप। निसाबी किताब को यानी जो दरसी किताब है, कौन सी भी किताब रहने दिए, उस किताब को TLM का यानी तदरीसी आलात का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का बुनियादी जुज़ माना जाता है। TLM का बुनियादी जुज़ क्या है, वहाँ पर आपको दे देगा चाक पीस, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, किताब या फिर कोई और भी ऑप्शन हो सकते। तो आपका काम ये है कि बुनियादी जुज़ यहाँ पर पूछा गया है, तो हमारा काम रहेगा किताब को सिलेक्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तिफ़्ल मरकूज़ होनी चाहिए। देखिए भाई ये काफ़ी अहम पॉइंट है, इसको हम चाइल्ड सेंटर कहते हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद देखें दरसी किताब में यानी दरसी किताब मुख्तलिफ़ असनाफ़ होनी चाहिए, यानी दरसी जो किताब होती है उसमें मुख्तलिफ़ असनाफ़ होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सफ़रनामा, आप बीती, मज़मून, नज़्में, कहानियाँ। इससे होगा क्या, बच्चे उससे पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, बच्चों को समझ में अच्छा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखें असबाक़ इख्तिसार से लिखे होनी चाहिए, यानी ज़्यादा तफसील में नहीं होना चाहिए बल्कि तस्वीर ज़्यादा होना चाहिए। देखिए जो असबाक़ होते हैं वो इख्तिसार यानी ज़्यादा सबक बड़ा नहीं होना चाहिए, इख्तिसार यानी मीडियम, दरमियानी, वस्त जिसे हम कहते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि दरमियान में, यानी दरमियानी जो सतह है उसको अपनाना चाहिए। और उसमें कैसा होना चाहिए, तस्वीर ज़्यादा होनी चाहिए जिससे बच्चे को समझ में आ सके। उसके बाद देखें जो निसाबी किताब होती है उसमें जो सवालात होते हैं जिसकी वजह से तुलबा में फ़िक्र अंगेज़ी, तफ़हीम और तजस्सुस को फ़रोग़ देना,
यानी निसाबी किताब में जो सवालात होते हैं किस वजह से पूछे जाते हैं बोलकर ये सवाल पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि निसाबी किताब में जो सवालात होते हैं उससे तुलबा में फ़िक्र अंगेज़ तफ़हीम और तजस्सुस को फ़रोग़ देने के लिए वो सवालात को ऐड किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें मारूज़ी सवालात एक दरसी किताब में होनी चाहिए। मारूज़ी सवालात से मुराद MCQ टाइप के जो सवालात होते हैं वो दरसी किताब में होनी चाहिए, जिससे तुलबा को वो सवालात हल करने में आसानी हो और बच्चे को दिलचस्पी पैदा हो पढ़ने के लिए। उसके बाद देखें समाई ज़राए यानी ऑडियो आर्ट यानी कान के ज़रिए सुनते हैं हम कान के ज़रिए ना, तो यहाँ पर देखें सुनकर मालूमात करना यानी सुनकर मालूमात हासिल करना यानी कान के ज़रिए। मिसाल के तौर पर टेप रिकॉर्ड रेडियो यानी टेप रिकॉर्ड से खाली हम सुन सकते हैं, रेडियो से भी सुन ही सकते हैं। उसके बाद देखें बसरी ज़राए बसरी यानी देखना विजुअल आर्ट, जैसा कि देखते हैं किससे भाई आँख से, तो यहाँ पर सिर्फ देखकर सीखना आँख के ज़रिए, जैसा ब्लैक बोर्ड तस्वीर खाका वगैरह, यानी यहाँ पर खाली हम देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखें ये काफ़ी अहम है समाई व बसरी ज़राए। ओके, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि सुनकर और देखकर बच्चा किस चीज़ से सीखना में इंटरेस्ट रहेगा, ये सवाल पूछा जाता है। समाई व बसरी ज़राए के ज़रिए देखिए बच्चा बहुत ही अच्छे अंदाज में सीख सकता है। अब समाई व बसरी ज़राए क्या है, देखिए आपका मोबाइल फ़ोन है, यानी इस मोबाइल फ़ोन में कुछ कार्टून प्ले करके दे दीजिए तो बच्चा उसको देखेगा भी, उसके बाद सुनेगा भी। उसके बाद देखें टेलीविज़न है, डिजिटल बोर्ड वगैरह, इसमें और कुछ भी आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद देखें अंदाज़ाए क़द्र के अक़साम, इसको आप बहुत ही ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। अंदाज़ाए क़द्र के अक़साम, पहले देखें तश्कीली अंदाज़ाए क़द्र फॉर्मेटिव असिसमेंट दौरान तदरीस ही तुलबा की जांच करता है, यानी दौरान तदरीस ही मुअल्लिम तुलबा की जांच करता है कि तुलबा ने कितना सीखा। इसी को यानी तश्कीली जांच कहेंगे, तश्कीली अंदाज़ा क़द्र फॉर्मेटिव असिसमेंट कहेंगे। उसके बाद देखें तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक अंदाज़ा क़द्र तुलबा की फ़र्दन यानी तुलबा को अलग अलग तौर पर जांचता है, उसी को हम कहेंगे तशख़ीसी जांच। उसके बाद देखें तकमीली अंदाज़ा क़द्र सबमिटिव असिसमेंट, ये तदरीस मुकम्मल हो जाने के बाद अंदाज़ा क़द्र किया जाता है। देखिए ये तदरीस मुकम्मल हो जाने के बाद तालिबे इल्म ने कितना सीखा, निसाब के इख्तिताम पर, यानी ये जो सबमिटिव असिसमेंट है ये तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद की जाती है। तालिबे इल्म यानी तालिबे इल्म ने कितना सीखा और ये निसाब के इख्तिताम पर की जाती है, इससे दर्जेबंदी की जाती है, यानी ग्रेड दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, ये साल के इख्तिताम पर होती है। ये एक मुक़र्ररा वक्त पर करेंगे और ये मुक़र्ररा वक्त पर करेंगे कौन सा, सबमिटिव असिसमेंट तकमीली जांच। उसके बाद देखें यहाँ पर, यानी यहाँ से कभी कभी सवालात पूछे जाते हैं कोड मेकिंग। यहाँ पर देखें दोनों ज़बानों का इस्तेमाल करना, यानी दोनों ज़बानों का साथ में इस्तेमाल करना, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें, इसको आप समझेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कोड मेकिंग क्या है, कोड मिक्सिंग क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें वो मुझे, यहाँ पर कौन से ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, देखें वो मुझे यानी उर्दू ज़ुबान है, सपोर्ट यहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान, यानी एक जुमले में दो ज़ुबानों का इस्तेमाल करना कोड मेकिंग कहलाता है। उसके बाद देखें कोड स्विचिंग, एक ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए दूसरी ज़ुबान में भी बोलना। देखिए एक ही ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जैसा कि बैठ जाओ उसके बाद बोले कि सिट डाउन, ठीक है ना, इसी को हम कहेंगे
कोड स्विचिंग। अब उसके बाद देखें इसका फोल्डिंग, ये तो आप अच्छे से जहन में ही रखेंगे क्योंकि साइकोलॉजी में है। इसको लियो वाइगाट्स्की ने दिया, जो कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इसका फोल्डिंग किसे कह रहे हैं, ये नज़रिया वाइगाट्स्की ने दिया। तालिब इल्म की मदद करना इसका फोल्डिंग कहलाता है। और तालिब इल्म की मदद कैसी करना होगा, आर्जी तौर पर, जहाँ पर उसको मदद की ज़रूरत महसूस हो, जहाँ पर वो रुक रहा है या फिर आगे बढ़ नहीं सक रहा है, जहाँ पर मुअल्लिम उसको टच करता है या फिर उसको आर्जी तौर पर जो मदद देता है, उसको ही इसका फोल्डिंग कहेंगे। उसके बाद देखें रूब्रिक्स, तालिब इल्म का अंदाज़ा करने का आला है। रूब्रिक्स क्या है भाई, तालिब इल्म का अंदाज़ा यानी अंदाज़ा करने का एक आला है। तो देखिए ये काफ़ी अहम टॉपिक्स है जो मैंने कवर किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे सवालात पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक्स है। और देखें ये आपको नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। ये जो नोट्स हैं मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। इसको एक मरतबा आप यानी नोट्स को सामने रखकर वीडियो देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। तो देखें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर हमारी अगली वीडियो में, जो कि करंट अफेयर्स, बहुत ही जल्द इस चैनल पर करंट अफेयर्स पेश किए जाने वाले हैं, यानी वीडियो के ज़रिए आप तक में शेयर किए जाने वाले हैं। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी और अपना इम्तिहान अच्छा लिखिए। तो चलिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।